हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शैलेश रावत, योर केमिस्ट्री टीचर। इंट्रोडक्शन तो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दे ही दिया था, ठीक है ना। डबल एमएससी इन केमिस्ट्री एज वेल एज अवार्डेड बेस्ट केमिस्ट्री टीचर ऑफ राजस्थान, एमएससी इन फिजिकल एज वेल एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आप लोगों के साथ याद है बात किया था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिक्स पढ़े थे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को फटाफट लर्न करें 1s2 2s2, वो आइडिया मैंने दे दिया था। तो अगर किसी बच्चे का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कोई पार्ट निकल गया है, स्किप हो गया है, तो प्लीज़ पिछला वाला वीडियो जो है वो शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने और फ्रेंड्स को बता सकते हैं। आज हम लोग चालू कर रहे हैं फर्स्ट जो ऑफिशियल लेसन है आप लोगों का, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, वो लेसन हम लोग चालू कर रहे हैं। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री फर्स्ट लेसन एनसीईआरटी का होता है, बट ऐसा नहीं कि हमें केवल बोर्ड लेवल पे पढ़ना है। मेरे जो पढ़ाने की ट्रिक्स है उसमें आपको शॉर्टकट्स बहुत सारे मिलेंगे, और आई थिंक मैक्सिमम ट्रिक्स जो है ना इंडिया में ज़्यादातर कहीं पे मिलती है तो वो मेरे ही पास मिलेगी। मास्टर ऑफ ट्रिक्स बोलते हैं मेरे को, ठीक है। तो बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में ऐसा नहीं, चालू करेंगे हम बोर्ड लेवल से, मींस 11th लेवल का भी बेसिक्स करेंगे, छोटी छोटी चीजें भी करेंगे, और जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक स्टेप बाय स्टेप। तो सभी बच्चों का लेवल अलग अलग हो सकता है, कोई एकदम बिगिनर हो, कोई बच्चा थोड़ा सा चैंपियन हो, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, सबको समझ में आएगा। स्पीड अलग अलग बच्चों के रिव्यूज़ में अलग अलग हो सकती है, मैं ऑन एंड एवरेज स्पीड पे आपको पढ़ाऊंगा। बट फिर भी आपको अगर कुछ लगता हो तो आप अपने कमेंट्स वगैरह बाजू में लिख सकते हैं कि सर थोड़ा स्पीड ज़्यादा करनी है कि कम करनी है, तो मैं उसके हिसाब से डिसाइड कर लूँगा। बाकी तो अपना डिज़ाइन मेरा खुद का होता ही है। चैनल को आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें, लिंक करें और सब्सक्राइब करें, तो जिससे आपको टन की आवाज़ तुरंत सुनाई दे, बेल घंटी बजेगी। क्लियर आया कि नहीं आया समझ में? तो एवरी टाइम आपको पता होगा कि भाई ये पोर्शन चालू हो रहा है, इस तरह का चल रहा है। चालू करते हैं हम लोग पहला लेसन, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ये हम लोगों का पोर्शन है। अब इसमें क्या करना है अपने को, तो कुछ पहले गेट टुगेदर करेंगे। तो आज का पार्ट है हमारा हाउ वी कैन फाइंड मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करें, टोटली न्यूमेरिकल पोर्शन है, इट मींस उसमें थ्योरी का बहुत ज्यादा वेटेज नहीं है। कुछ स्कूल लेवल पे डेफिनेशंस होती हैं, तो वो आप जो है एनसीईआरटी से भी रीड कर सकते हैं, नहीं तो लास्ट में नोट्स वगैरह में आपको मिल जाती है, तो इतना इशू नहीं है। पूछा कभी नहीं जाता, बोर्ड में भी नहीं पूछा जाता, तो हम उन पे एनर्जी नहीं लगाएंगे। तो पहला आज का पोर्शन है वो है आपका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेशन। बिल्कुल बिगिनिंग के हिसाब से ही मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। तो पहले कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक वेट आपको पता हो, तो उसमें से जैसे हाइड्रोजन का वेट लिख देता हूं एक बार, जैसे आपको इजी रहेगा। हाइड्रोजन का इतना जो ज्यादा काम के वही लिख रहा हूं, सारी भीड़ इकट्ठी नहीं कर रहा हूं, मेला नहीं लगाना अपने को यहां पर कि जो बहुत गलती से कुंभ के मेले की तरह काम आएंगे ना, उनको यहां पर हम लोग नहीं लिखेंगे। हम जो ज्यादातर यूज टू होते हैं उन चीजों को ही लिखेंगे, ठीक है। कभी कोई और ऐसा आ गया एंटिक एग्जाम्पल तो ठीक है, मैं इमीडिएट बोल दूंगा, अदरवाइज आप अपने बुक वगैरह में कहीं पर भी देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, कार्बन का 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16, सोडियम 23, मैग्नीशियम, दिस वन इज मैग्नीशियम। कई बच्चे प्रोनाउंस ही गलत कर देते हैं, मैग्नीज बोल देते हैं, वो गलत है। मैग्नीशियम का होता है 24, एल्यूमिनियम 27, अगला है आपका फॉस्फोरस 31, सल्फर होता है 32, क्लोरीन होता है 35.5, क्लोरीन होता है 35.5, ठीक है।
इसके बाद जो और इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स में उसमें आएगा Fe का सीरियल से लिख देता हूं चलो। तो पोटेशियम आएगा राउंड ऑफ 39, कैल्शियम आएगा 40, उसके बाद आपका आएगा क्रोमियम 53.5, मैग्नीज आएगा 55, आयरन गुजराती में बोलते हैं लोखंड, लोहा 56, उसके बाद आपका कॉपर आएगा 63.5, जिंक अंकल आएंगे वो कहेंगे हम भी इस दुनिया में है भैया, हमें भी लो 65। इसके बाद बहुत ज्यादा काम के मेंबर नहीं है तो मैं सीधा जंप करके ब्रोमीन पर आता हूं। ब्रोमीन का होगा 80, ब्रोमीन का होगा 80। उसके बाद सिल्वर का जो काम का है वो है 108, आयोडीन 127 और लेड अंकल कहते हैं भैया हम भी इस दुनिया में हैं 206। लेड लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल है। लेड इज द लास्ट स्टेबल एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसके बाद वाले जितने भी मेंबर है ऑल आर रेडियो एक्टिव, ऑल आर रेडियो एक्टिव। क्लियर हो गया? Mg का 24 है, एक बच्चे ने Mg का मांगा है तो Mg का 24 है, ठीक है। और ये Mn है जिसका 55 है। खत्म। चलो अब इसके बेस पे एग्जांपल्स कैसे लें, तो आंसर कैसे लाना है वो चेक करो। जैसे अब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, मैंने कहा HNO3 का लाना है। एकदम छोटा एग्जांपल क्या दूं, HNO3 में आंसर क्या आएगा तो चेक करो। हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14 और वी हैव 3 ऑक्सीजन, पर ऑक्सीजन होता है ये, तो आंसर आएगा 63। आंसर आएगा 63। ठीक है, कोई डाउट? एक और एग्जांपल देखो, मैंने कहा N2O5। छोटे 2-3 एग्जांपल छोटे लूंगा फिर बड़े चालू कर दूंगा। तो N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, ये नाइट्रिक एसिड है, दिस वन इज नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड। तो एक नाइट्रोजन का होता 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 5, तो आंसर 28 प्लस 80 इज इक्वल टू 108। वो टोटलिंग तो आप कर लोगे, उसका इशू नहीं है। क्लियर हो गया? नाउ एक बच्चे ने आपका पूछा है CR। CR का मतलब होता है क्रोमियम। तो CR कौन है? क्रोमियम। तो क्रोमियम है। एक बच्चा नयन बोल रहा है कि पहला एपिसोड देखूं उसके बाद ये मेरे को देखना है क्या? तो नहीं भाई, आज का बिल्कुल एकदम न्यू एपिसोड है, पुराने एपिसोड से यहां कोई लिंक दूर दूर तक नहीं है। तो आराम से इस एपिसोड को देखो, नहीं तो पता चला पुराने एपिसोड के चक्कर में ये छूटेगा, इसके चक्कर में अगला छूटेगा। तो ये देखो, जब टाइम मिले पुराना देखना, नहीं देखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। पुराने से अभी कोई 10-5 दिन तक आपका कोई यूज दूर दूर तक नहीं आएगा, मीन्स 15 दिन तक भी अभी काम नहीं आएगा। तो टेंशन मत लो, इस पे ध्यान दो। अब देखते, थोड़ा सा ऐसा दे दिया, मान लो मैंने Al2SO4 का होल 3, ये अपना एक केस है मान लो। ठीक है, जो पूरा नाम है ना मैं एक साथ बोल दूंगा अभी। इसको एल्यूमिनियम सल्फेट बोल रहे हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एल्यूमिनियम सल्फेट। ठीक है, तो क्या होएगा, कैसे निकालेंगे? एल्यूमिनियम का 27 होता है, 2 एल्यूमिनियम का ट्वाइस कर दिया। सल्फर का 32 और 4 ऑक्सीजन है तो 16 4।
और ये होल 3, मतलब पूरे को ट्रिपल कर दो। रिपीट कर दूं, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का मैंने बच्चा स्टाइल में समझाया पूरा का पूरा, डायरेक्ट कुछ नहीं किया है। 4 ऑक्सीजन का 64, 16 4 जा 64, और ये होल 3, पूरे को होल 3 कर दिया। आंसर आना चाहिए 342। अब एक दो एग्जांपल आपको देता हूं, उससे पहले एक और एग्जांपल समझा देता हूं मैं आपको। जैसे मैंने कहा Na2SO4.10H2O, ये एक केस है। अब क्या करोगे इसमें, Na2SO4.10H2O क्या करोगे? तो देखो यहां पर 2 सोडियम है, ये ढंग से समझना, यहां बच्चे मिस्टेक करते हैं इसमें, तो ये ढंग से समझ लेना। यहां पर कितने सोडियम है, तो 2 सोडियम है, तो 23 सोडियम का वहां देखोगे टेबल में कितना है, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, 23 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन है, डायरेक्ट लिख रहा हूं 64, प्लस पानी का 10 वाटर है, और एक वाटर का कितना है 2 + 16। क्लियर हुआ? 23 मल्टीप्लाई बाय 2, सल्फर का 32, 4 ऑक्सीजन का डायरेक्ट लिख दिया 64, पानी 10 टाइम वाटर है तो 10 वाटर है, और वाटर में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन है 16, तो टोटल कर लेना। दैट वन इज योर आंसर। अब वो टोटलिंग का टेंशन मत लेना। आई थिंक आंसर 322 आएगा, बट ठीक है जो भी आए, मेरे को भी याद नहीं है, टोटल करना पड़ेगा। खत्म। एक बात, कई बच्चे बेवकूफी क्या करते हैं, यहां पर ये मल्टीप्लाई कर देते हैं, मींस वो क्या करते हैं इस जगह पे ये लो फॉर मल्टीप्लाई, नहीं ये गलत है। डॉट लगने का मतलब मैथ्स में मल्टीप्लाई होता है, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री में मल्टीप्लाई नहीं है यहां पर, तो ये बेवकूफी से बचना। अगर मल्टीप्लाई करने का इतना शौक है तो यहां भी डॉट लगा दो, पागल हो जाओगे आप आंसर निकालते निकालते। तो ऐसे डॉट का मतलब ध्यान रखना, ऐसा नहीं होता, इग्नोर करना ये बेवकूफियों को। एक और लास्ट एग्जांपल समझाता हूं, K4FeCN का होल 6, ये कोई एग्जांपल है। इसको कैसे निकालोगे, तो हमारे पास 4 पोटेशियम है और हर पोटेशियम का वैल्यू है 39। 4 पोटेशियम है, हर पोटेशियम का वैल्यू है 39। ठीक है। Fe का कितना है, तो आंसर है Fe है 56। Fe कितना है, तो आंसर है Fe है आपका 56। नेक्स्ट, साइनाइड में कार्बन है और नाइट्रोजन है, और ये होल 6 है, टोटल कर लो। तो अब क्या बोलूंगा, 39 ये आएगा 156 प्लस 56 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 6। अब इससे ज़्यादा मैथ्स अपने को नहीं आता भैया, आप आंसर खुद निकाल लो। इससे ज़्यादा स्पून फीडिंग तो करना भी बेकार है ना, 11th साइंस में आ गए हो आप, तो अब इतना टेंशन मत लो, खुद चुटकियों में आंसर निकालो। आया कुछ समझ में तो बोलो। खत्म। एक दो टेढ़े एग्जाम्पल दे देता हूं, टॉपिक क्लोज करते हैं, अगले टॉपिक पर आते हैं। ठीक है, एक दो भी आपको करने हैं, मैं लिख रहा हूं। उससे पहले उधर का मिटाऊं, उससे पहले एक बार नाम दोबारा से रिपीट कर दूं, जिससे आप लोग नाम भी नोट कर लो। नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड HNO3, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, है ना। एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना। सोडियम सल्फेट,
डेका 10 है, 10 को बोलते हैं डेका हाइड्रेट, सोडियम सल्फेट डेका हाइड्रेट। क्लियर? वैसे एक और नाम है गुलवर्स, गुलवर्स GU, गुलवर्स सॉल्ट, गुलवर्स सॉल्ट इसका पॉपुलर नेम है। पोटेशियम, इसका पॉपुलर नेम बता रहा हूं, पोटेशियम फेरो साइनाइड। क्या नाम है इसका? पोटेशियम फेरो साइनाइड। इट्स क्लियर? कोई डाउट है इसमें तो बोल दो। 2-3 एग्जाम्पल अभी आप चालू करो, फिर देखते हैं अपन। पहला है कॉपर सल्फेट .5H2O, आंसर लिख के बताओ। 3 केस ही दूंगा आपको। NiH2O का होल 4 SO4। तीसरा बस। चलो ये नोट कर लो, ये होमवर्क भी दे रहा हूं आपको। इसे क्या कहते हैं? K2SO4.L2SO4.24H2O का पॉपुलर नेम है एलम। तो ये होमवर्क में मैंने कुछ क्वेश्चंस और दे दिए आपको जो अच्छे एग्जाम्पल है। बाकी तो टाइम पास तो बहुत है, बोर्ड भरना है तो भर देता हूँ। ये लो, CH4 का करो, C2H5Cl का करो, CH3COOH का करो, MnCl4 का करो, और ले लो आप, दे देता हूँ ना, कैल्शियम सल्फेट .2H2O का करो, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का करो, फेरिक ऑक्साइड का करो, और निकल टेट्रा कार्बोनिल का करो। ये भी करो आप। ये थोड़े अच्छे एग्जाम्पल थे, वो थोड़े ठीक ठीक हैं। चलो फटाफट नोट करो। MMU का मीनिंग क्या है बेटा? मेरे को समझ में नहीं आया। अच्छा, मॉलिक्यूलर मास, यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास की, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मॉलिक्यूलर मास? तो मॉलिक्यूलर मास की जो यूनिट अगर टेक्निकली देखें तो यूनिट होती है AMU। एक डाउट आया है, मॉलिक्यूलर मास मतलब मास का यूनिट क्या है? तो समझना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मास का यूनिट AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट। लेकिन ये बात है पुराने जमाने की, जब हम लोग पढ़ते थे तब ऐसा बोलते थे। फिर बाद में इसको मॉडिफाई किया, एक को हटा दिया और लिख दिया MU, मास यूनिट। और अब तो जमाना आप लोगों का एकदम फास्ट है क्या नहीं? फटाक से करना है काम, इतना पेशेंस कहाँ है क्या नहीं? डैडी को डैड बोलने लग गए, मम्मी को मॉम बोलने लग गए। क्लियर? एकदम शॉर्ट में आ गए। तो आजकल आज के जमाने में इसकी यूनिट है U। आज के जमाने में इसकी यूनिट है U का मतलब वही AMU। बट टेक्निकली अगर हम बोले, मैंने कहा कार्बन का वेट कितना है आपका? हो गया 12 ग्राम,
तो टेक्निकली गलत है। ऑक्सीजन का वेट कितना आप सबको कहोगे कि 16 ग्राम। मैं क्या, आप नहीं, हम लोग भी यही बोलते हैं, रूटीन में वही चल रहा होता है, उसको हम सही मान लेते हैं, बट टेक्निकली वो गलत है। 1 जो AMU या 1U इक्वल टू 1.672 इंटू 10⁻⁻⁴ ग्राम होता है। कितना? इतना ग्राम। ये इसकी यूनिट है। बट इतना इशू मत बनाओ उसका कि सर हम गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं। वो कई बार क्या होता है, यूज टू आ जाती है, बहुत सी चीजें इतना पॉपुलर हो जाती है कि उसका कोई ऑप्शन नहीं होता। तो ये ना मैं गलत पढ़ रहा हूं ना आप गलत पढ़ रहे हो, पूरी दुनिया गलत पढ़ रही है, और जब सारे गलत होते हैं तो वो सही काउंट हो जाती है। क्लियर? ये बात ध्यान रखना। मिटाऊं एक बार, टॉपिक हो गया बाइंड अप। अच्छा, इसका आंसर देखना था, मैंने आंसर दिया था, अब चेक करना था। पहले वाले का आंसर बोलो, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। किसी ने आंसर लिखा है क्या? एक बच्चा कह रहा है कि सर ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में लेंगे। वो थोड़ा सा वेट करो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है इन सब का मीनिंग थोड़ी देर बाद आएगा। मोल कंसेप्ट जब चालू करेंगे ना तो ये सब चीजें आ जाएंगी। अभी जो बात आई तो उसको बहुत ज्यादा आउट ऑफ ट्रैक नहीं होएंगे। अभी आप ये मान लो ग्राम मॉलिक्यूलर मास ही है ये सब। कार्बन का मास 12 ग्राम, मतलब कार्बन का एक मॉलिक्यूल है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं। बट ज्यादा उलझ जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। कुछ बच्चों ने पढ़ा होगा, कुछ ने नहीं पढ़ा होगा। तो अभी हम टॉपिक पर आते हैं। पहले वाले का आंसर है जो बच्चों ने भेजा है 249.5 करेक्ट आंसर। दूसरे वाले का आंसर एक बच्चे ने भेजा है अभी तक 226। बाकी चेक करो, मुझे नहीं पता 226 में याद करके नहीं आया हूं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं। बाकी लोग लेग पुल करो। और तीसरा 132। 3 आंसर आए हैं तो मैं थोड़ा छोटा है इसको कर लेता हूं, इजी पड़ेगा मेरे को। 18 नहीं, ये तो गलत है। देखो अंदर का 14 + 4 का ट्रिपल प्लस 31 + 64, तो 18 × 3 क्या होएगा? 54 + 31 + 64। तो ये आंसर तो गलत हो गया। आंसर क्या है इसका? टोटल कर लो, ठीक है ना? वो आप देख लो 149, ये करेक्ट है। समझ में आ रहा है? अलर्ट हो, लाइक भी करते रहना, कमेंट्स भी देते रहना अपने, और शेयर तो करना ही आपको, अपने फ्रेंड्स वगैरह को मैक्सिमम शेयर करो, ठीक है ना? बाकी ये वाला सही है क्या? 226। हाँ, 2-4 ने लिखा है 226, तो भरोसा कर सकते हैं अपन लोग, ठीक है? मिटा रहा हूं। हम लोगों ने अभी एक टॉपिक देखा था, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालें। ये काम हो गया। ये बीच बीच में ब्रेक नहीं लगाएंगे, बाद में क्या हम डायरेक्ट आंसर लिखा करेंगे स्पीड के साथ। तो ये बेसिक्स इसलिए करवाए जा रहे हैं। अब हम लोग ले रहे हैं आइसोटॉप्स, आइसोबार। 2 टॉपिक और कराऊंगा आज, आइसोटॉप आइसोबार वाला। देखो एक बार, देखो आइसोटॉप्स। तो आइसोटॉप्स में क्या होता है? सेम जनरली यहां पर कई बच्चे गड़बड़ घोटाला करते हैं, क्योंकि स्कूल लेवल में आपने 9th 10th में पढ़ा, 11th में भी आपको यही पढ़ाते हैं टीचर्स या बुक्स में भी होता है। वो एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो, वो आइसोटॉप होते हैं। हाँ या ना? चले, तो आइसोटॉप क्या है? जिनका एटॉमिक नंबर सेम होगा वो आइसोटॉप होते हैं, ठीक है? मान ली बात। तो डिफरेंट क्या होगा? तो आप बोल दोगे मास नंबर। कुछ ज्यादा जोश में वाले बच्चे बोलेंगे कि सर जिनके प्रोटॉन सेम और न्यूट्रॉन अलग हो उनको आइसोटॉप बोलेंगे।
बिल्कुल सही बात है। अगर मैं आपसे कह दूं कि भैया आइसोटॉप इलेक्ट्रॉन अगर सेम है तो आइसोटॉप है या नहीं, तो आप फंस गए। तो हम लोग यहां पर आर पार बात करेंगे। आइसोटॉप्स में क्या सेम होगा? प्रोटॉन। जेड, जेड का मतलब क्या है? जिनको नहीं पता है लिख देता हूं। जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर। आइसोटॉप्स में क्या सेम होगा? प्रोटॉन, जेड, इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट जिनकी ये सारी चीजें सेम हो, और एलिमेंट इटसेल्फ तो सेम होगा ही होगा, ये भी ध्यान रखना। तो वो आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन उनमें डिफरेंट क्या होगा? तो एलिमेंट जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अलग हो, या ए का मीनिंग है मास नंबर। ए का मीनिंग है मास नंबर, उनको आइसोटॉप्स कहते हैं। हाँ या ना? चलें एग्जाम्पल देखते हैं अपन लोग। तो देखो, हम एक सबसे सिंपल एग्जाम्पल पे आते हैं। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के वी हैव 3 आइसोटॉप्स, प्रोटियम, ड्यूटीरियम एंड ट्रीटियम। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटीरियम, ट्रीटियम। अब हम इन सबकी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। 9th में कुछ बच्चों ने इसका थोड़ा बहुत ABCD पढ़ा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, जेड, न्यूट्रॉन और ए, ये 5 मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं हमें। ये 5 मेंबर्स फाइंड आउट करने हैं। प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, जेड और ए। जेड का मतलब एटॉमिक नंबर है, मैंने लिख दिया है उधर। ए का मीनिंग है मास नंबर, वो भी मैंने उधर लिख दिया है। चालू करो। तो जिन बच्चों को थोड़ा बहुत तकलीफ है उनको समझा देता हूं। नीचे वाली चीज जो ये है, ये आपका Z है। मैं यहां एक एग्जांपल दे देता हूं। M कोई एलिमेंट है, नीचे Z और ऊपर A आएगा। M कोई एक एलिमेंट है जिसमें नीचे Z आएगा, ऊपर A आएगा। Z का मीनिंग होता है एटॉमिक नंबर, A का मीनिंग होता है ये। Z इज इक्वल टू ऑलवेज नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। Z का मतलब हमेशा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे। एटम में, आयंस में ऐसा नहीं होता। बट अभी हम लोग सिंपल एटम्स की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड ये बात कर सकते हैं। क्लियर हो गया? अब न्यूट्रॉन अगर हमें फाइंड करना है तो A माइनस जेड कर देंगे, तो न्यूट्रॉन्स का पता चल जाएगा। न्यूट्रॉन्स का पता कैसे चलेगा? तो न्यूट्रॉन्स का पता हमें चलेगा A माइनस जेड करने पर। है ना? चलो नीचे वाली चीज है आपके टॉपिक पर आते हैं, अपने आप आगे टॉपिक पर आते हैं। नीचे वाली चीज आपका प्रोटॉन्स है। जेड का मतलब प्रोटॉन होता है, और जितना प्रोटॉन होता है उतना इलेक्ट्रॉन होता है। चेक कर लो, रिपीट कर रहा हूं। नीचे वाला जो है आपका ये एटॉमिक नंबर है Z, और Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो तीनों चीजें बराबर है। न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है, ऊपर वाले का और नीचे वाले का जो डिफरेंस है ना स्टूडेंट्स, वो आपका न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? डिफरेंस को न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो ये आपका खत्म। ए क्या है? तो ए ऊपर वाला चीज जो है वो A है। 1 2 3 डिफरेंस 0 है, डिफरेंस 1 है, डिफरेंस 2 है। ये न्यूट्रॉन क्या डिफरेंस है 0 का। न्यूट्रॉन में यहां 1 न्यूट्रॉन है, यहां 2 न्यूट्रॉन है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम है इसमें किसी को? एक बात ध्यान रखना, प्रोटियम, दिस वन इज प्रोटियम, दिस वन इज ड्यूटीरियम, दिस वन इज ट्रीटियम। ये है प्रोटियम,
ये है ड्यूटेरियम, ये है ट्रीटियम। अब हम बात करते हैं यहां पर ये प्रोटियम, मतलब हाइड्रोजन 1 इज द ओनली एग्जाम्पल इन विच नो न्यूट्रॉन। पूरी केमिस्ट्री में हाइड्रोजन दादा ही ऐसे हैं, क्लियर, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है, जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। अभी क्लास चलेगी अप्रोक्सीमेट 6 o'clock तक, 1.5 आवर की क्लास होती है, 4:32 6 का टाइम है आज का, क्लियर, ध्यान रखो भाई। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखो, कार्बन 612, कार्बन 613, कार्बन 614। चलो इसका डिटेल निकालो, आप चालू कर दो, चेक करता हूं थोड़ी देर में। सीरियल वही होगा, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, Z, न्यूट्रॉन और A। करो। हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है वो भी आप बताते जाओ कंटिन्यूअस, पता चले कि समझ में ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। कमेंट्स अपने देते रहना जो भी है, करो। यस, चेक करो स्टूडेंट्स, 666 666 आ रहा है पहले से फिक्स है क्या नहीं, 6 7 8 और 12 13 एंड 14 हो गया क्लियर। ये आपके आइसोटॉप्स का आइडिया मैंने आपको दिया, आइसोटॉप्स का पूरा डिटेल मैंने यहां दे दिया है, मतलब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता। तो इट मींस टुचक टुचक टेस्ट में इसकी बैटिंग नहीं करनी कि आइसोटॉप में प्रोटॉन सेम होते हैं, न्यूट्रॉन अलग होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद किसी ने कहा हाँ एटॉमिक नंबर भी सेम होता है, मास नंबर अलग होता है, फिर आगे पूछ लिया तो पोपट हो गई। यहाँ एक और चीज आप ऐड कर सकते हो, फिजिकल प्रॉपर्टी, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है, ये आप ध्यान रखना, आइसोटॉप्स की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है। ये आपका पॉइंट हुआ। कुछ पूछना है तो बोल दो, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। बाकी के 3-4 क्वेश्चंस और हैं, वो आप बाद में होमवर्क में कर लेना, ठीक है। चलो मिटाता हूं, अभी आइसोटॉप्स खत्म नहीं हुए, आइसोटॉप्स पढ़ाया क्यों है वो समझ में आपको अब आएगा। अब हम देखते हैं because of isotopes atomic weight फ्रैक्शनल होता है। आइसोटॉप्स के कारण ही एटॉमिक वेट जो होता है ना वो फ्रैक्शन में होते हैं।
जैसे क्लोरीन का एटॉमिक वेट क्या है बच्चों, तो आप कहोगे सर 35.5, सब लोग बोल देंगे, लेकिन यहां तो कहीं लिखा ही नहीं है 35.5, 34, 35, 37, तो ये क्या है, दिस वन इज कॉल्ड एज मास नंबर। एटॉमिक टेक्निकल डिफरेंस क्या वो समझो, मास नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता, तो जो भी हमने अभी लिखे हैं ऑल दीज आर कॉल्ड एज मास नंबर। ये एकदम टेक्निकल बात हुई, चल जाता है एटॉमिक वेट मास नंबर सब सही, एक ही बात मान लेते हैं, इतना कोई अंतर नहीं है, पर टेक्निकल देखो। लेकिन एटॉमिक वेट फ्रैक्शनल होता है, मास नंबर फ्रैक्शनल कभी नहीं होता, वो चीज यहां समझते हैं। तो बिकॉज ऑफ आइसोटॉप्स एटॉमिक वेट ऑफ एलिमेंट इज फ्रैक्शनल। कैसे निकलता है, मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल है जो जनरली कहीं भी पूछ सकते हैं, क्लोरीन के दो आइसोटॉप होते हैं 17, क्लोरीन के 35 एंड 37। रिपीट कर रहा हूं, क्लोरीन के दो आइसोटॉप है, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37, जिनका नेचर में परसेंटेज भी आपको क्वेश्चन में गिवन होता है 75 एंड 25%। उनका नेचर में जो परसेंटेज होता है वो 75 और 25% होता है। ऑन द बेसिस ऑफ ऑल दीज गिवन इंफॉर्मेशन आपको बताना है क्लोरीन का एवरेज मास क्या है, ये आपका क्वेश्चन है। इतना आपको क्वेश्चन दे रखा है, अब इसके बेस पे आपको आंसर्स लाना है। मींस आपको क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन के बेस पे आपको आंसर लेना है। क्लियर हो गया? चलो, तो जब भी कभी इसको सॉल्व करो तो सबसे पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल दो। तो 3:1 इसका सिंपल फॉर्म है। अगर पॉसिबल है तो कहीं पे ऐसा आ गया 95 और 93 और 7%, तो कोई जरूरी नहीं है सिंपल फॉर्म में बदलना ही जरूरी है, या आप अपना टाइम वेस्ट करोगे किससे डिवाइड होगा। टाइम वेस्ट नहीं करना, सिंपल था, देखते ही पता चल गया इसलिए मैंने कर दिया, नहीं तो मैं तो मैथ्स में तो डपोड़ हूं, बायो का स्टूडेंट हूं। क्लियर? तो टाइम बचाना ज्यादा जरूरी है आलतू फालतू की हरकत करने के कंपैरिजन में। देखते हैं, तो सिंपलेस्ट फॉर्म टोटल वैल्यू हो गई 4, 3 आउट ऑफ 35 वाले 3 हैं, तो 37 वाला 1 है। अब सिंपल, आज तक आप एवरेज वाला कंसेप्ट पढ़ते आए हो ना, वो ही करना है। 35 वाली 3 और 37 वाली 1 यूनिट है, डिवाइड बाय टोटल 4 यूनिट, 142 इज डिवाइड बाय 4। क्लोरीन का मास आएगा 35.5। जो आपको आज तक लर्न है वो ऐसे निकला है, जो आपको पता है वो निकला कैसे, क्लियर हो गया? 35 वाले 3 यूनिट, 37 वाला 1 यूनिट। रिपीट कर रहा हूं, 35 वाले 3 यूनिट, 37 वाला 1 यूनिट। आया कि नहीं आया समझ में? और टोटल यूनिट है 4, डिवाइड बाय 4। ऐसे करते थे ना आप एवरेज, आप 7th 8th में, वही सेम चीज की है बेटा, अलग कुछ भी नहीं किया है। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बोरॉन के दो आइसोटॉप्स हैं, बोरॉन 10 और बोरॉन 11। बोरॉन का एवरेज मास आपको दे दिया 10.8, तो इनका परसेंटेज बताओ क्या होगा। बोरॉन का एवरेज मास है 10.8, तो बोरॉन एवरेज 10.8, तो आंसर लाओ, ट्राई करो आप। 2 मिनट दे रहा हूं आपको सॉल्व करने के लिए, करके देखो।
देखते हैं अपन। एक दो बच्चों ने कुछ यहां पर भी शायद रिपीट करवाने का बोला, वो एक की बात है। अगर यहाँ के बाद भी समझ में आपको नहीं आएगा तो एक और एग्जाम्पल दूंगा, टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल टेंशन मत लो। देखते हैं कैसे करना है। तो सिंपल मैथ्स लगाओ। बोरॉन का एवरेज वैल्यू आपको 10.8 दे रखा है, मैं इधर लिख देता हूं। अब सपोज ये x है तो ये कितना होगा 100 माइनस एक्स, परसेंटेज मैथ्स लग रहा है, अभी हम लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये x है तो दूसरा कितना होगा 100 माइनस एक्स, खत्म। अब आ जाओ, बोरॉन का एवरेज इज इक्वल टू, तो बोरॉन का एवरेज क्या है आपका 10.8, तो डायरेक्ट वही लिख दूं, क्यों ज्यादा टाइम पास करूं। एवरेज इज इक्वल टू 10 वाली x यूनिट है प्लस 11 वाली 100 माइनस x यूनिट्स है, डिवाइड बाय 100। टोटल यूनिट्स कितनी है, तो टोटल तो 100 है, परसेंटेज है तो कॉमन सेंस वैसे ही हो जाता है। परसेंटेज है तो टोटल में 100 आना ही आना है, तो टोटल यूनिट कितनी है ये लो। तो क्या हो गया आपका, सॉल्व कर लोगे आगे तो, छोड़ दूं क्या, तो आंसर आएगा 20-80%। तो पहला वाला 80% और 20% इसका आंसर आएगा। बोलो, सेटअप मैंने बनाया, मतलब यहां पर हम फॉरवर्ड गए हैं और यहां पर हम रिवर्स क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आई थिंक इतनी मैथ्स तो कोई भी कर लेगा ना बच्चों। डाउट है तो बोलो कि सर ये समझा दो, अदरवाइज मेरे हिसाब से तो हो गया, मोस्ट ऑफ ने आंसर दे भी दिया। इसमें किसी को प्रॉब्लम है, अभी भी ये कंसेप्ट एवरेज मास निकालने वाला कंसेप्ट में अगर किसी को प्रॉब्लम है तो अपने कमेंट्स फटाफट दो, अदरवाइज मैं आगे चलता हूं। बोरॉन का आंसर, मतलब ये अगर सीरियल से लिखूं तो सीधा 20-80, ये सीरियल वाइज आंसर है। बोरॉन 10, बोरॉन 11, ये ऐसे। कहीं कहीं नहीं तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में। वैसे इतनी हालत गंदे नहीं है, किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो अब बोल दो भाई, रिपीट करना है तो दोनों ही रिपीट कर देता हूं मैं फटाफट। बाकी जिन बच्चों को समझ में आ गया उनका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तो वो उनको दे देता हूं। निकिल का 2 आइसोटॉप है, निकिल 58 और निकिल 59। निकिल का एवरेज मास 58.7 है, तो परसेंटेज बताओ। जिनको समझ में आ गया वो यहां पर चालू हो जाओ, जिससे उनका टाइम वेस्ट ना हो। निकिल का 58.7 है, तो वो बच्चे इधर करो, ठीक है। मैं जब तक इनको, जिनको समझ में कम आया वो इधर ध्यान दो। क्लोरीन के नेचर में बेटा हमें 2 आइसोटॉप दे रखे हैं, 34 को इग्नोर कर दिया, क्वेश्चन में कर दिया। तो क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, 35 वाले और 37 दोनों का परसेंटेज भी गिवन है क्वेश्चन में, खत्म। तो अगर वो सिंपलेस्ट फॉर्म में बदल सकता है तो बदल लो, नहीं बदल रहा है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इसको नहीं भी बदलता तो 35 मल्टीप्लाई बाय 75 करता, 37 मल्टीप्लाई बाय 25 करता। लेकिन अभी सिंपल फॉर्म में, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने क्या किया, सिंपल कर दिया। 35 वाली 3, 37 वाली 1 यूनिट है। 35 वाली 3 और 37 वाली 1 यूनिट है। टोटल यूनिट है हमारे पास 4। टोटल यूनिट है हमारे पास 4, खत्म। देख लो, अब 35 मल्टीप्लाई बाय 3 कर लिया, 37 मल्टीप्लाई बाय 1 कर लिया, डिवाइड बाय 4 हो गया टोटल। आया कुछ समझ में? इस वाले में क्या करना है, बोरॉन वाले में उल्टा चलना है, मैथ्स लगानी उल्टा चलना है अपने को। 30 इनका परसेंटेज निकालना है दोनों आइसोटॉप्स का। बोरॉन का जो एवरेज मास है वो है 10.8। बोरॉन का जो एवरेज मास है वो क्या है 10.8, खत्म। परसेंटेज निकालो। आया कि नहीं आया समझ में?
तो अब हमने क्या किया, एक को x माना तो दूसरे को 100 माइनस एक्स मान लिया। 10 वाली x यूनिट है, 11 100 माइनस एक्स वाली यूनिट है। मैथ्स लगा दो, क्रॉस कर लोगे ना अब आगे, तो चेक करो, कोई डाउट हो तो अगेन बोलो। उसका आंसर कई बच्चों ने निकाला है 3070 करेक्ट आंसर है। अब क्या एक्सप्लेन करना है, अगेन एक बार दोबारा बताओ। राज पारिक बार बार एक ही बात बोल रहा है, मतलब क्या समझ में नहीं आया बीबी? कौन सा राज पारिक, समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि केवल एक ही बच्चा ऐसा बोल रहा है रेगुलर। बोरॉन वाला बेटा ये है, देखो परसेंटेज मान लिया। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो कुछ तो मैथ्स स्टाइल में एज्यूम करना पड़ेगा ना अपने को, कि ये क्या है, x माना, तो इसका कितना होगा 100 माइनस एक्स। अब 10 जैसे यहां पर था 35 वाली 3 थी तो यहां 10 वाली x है तो 10x, 37 वाली 1 है तो यहां 11 वाली 100 माइनस एक्स है। टोटल यूनिट 100 हो गई, टोटल यूनिट 100 हो गई। हाँ या ना बोलो। अब इसके बाद आपको ये सेटअप बन गया, एवरेज वैल्यू इजकल टू सेटअप। अब इसको चाहो तो सॉल्व कर दूं, उससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता भाई। 1080 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस 1100 माइनस 11x। क्लियर? अब ये दिन भी देखना पड़ गया फिफ्थ की कैलकुलेशन का, ठीक है। तो अगर मैं साइड वाइड से चेंज करूंगा तो x इजकल टू क्या आ गया, सीधा का सीधा आ रहा है 20, हो गया सिंपल सॉल्व। तो 100 माइनस एक्स क्या हो गया, कितना सिंपल है, उसको सॉल्व आप नहीं कर रहे हो तो 80। मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया अब तो भाई। क्लियर है कि नहीं? और कुछ डाउट है तो बोल दो। कैलकुलेशन करवा के ही माने हो तुम मेरे से, है ना? मैं सोच रहा था बच्चा खुद कर लेगा, तुमने पूरा कैलकुलेट करवा दिया मेरे से। चलो कोई बात नहीं, आया समझ में तो चल। तो एवरेज मास, एटॉमिक मास, ये सब हो गया है। आइसोटॉप्स वाला पॉइंट इसलिए मैंने यहां पर डाला था। आइसोटॉप्स का पॉइंट डालने का लॉजिक क्या था, समझ में आ गया। अगला जो केस है हमारा आज का, वो है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन इज नेक्स्ट टॉपिक। परसेंटेज कंपोजिशन, ये हमारा टॉपिक है। क्लियर हो गया? तो परसेंटेज कंपोजिशन कैसे फाइंड करना है, कैसे फाइंड नहीं करना है, क्या करना है, वो सब चीज देखते हैं अपन। एक्स तो नयन जैन, एक्स तो 21 आता है ना बोरॉन में ना भाई? वो कैलकुलेट करो बेटा, 20 ही आएगा, कैलकुलेट कर लो, ठीक है। नयन जैन बोल रहा है एक्स 21 आता है, नहीं वो 20 आएगा। उसका जो कैलकुलेशन दिख रहा है वो आप सही कर लो बस। परसेंटेज कंपोजिशन बहुत सिंपल है। अगेन मैथ्स का टॉपिक चल रहा है, नया कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने कहा आपको लिख दिया, मान लो CH, थोड़ा तो ढंग का एग्जाम्पल लूं, मैंने आपको लिखा NH4Cl, उसमें परसेंटेज नाइट्रोजन क्या है, ये एक एग्जाम्पल दिया मैंने। कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, छोटे छोटे एग्जाम्पल है, टफ वाला दूंगा थोड़ी देर में। तो NH4Cl में परसेंटेज नाइट्रोजन क्या है वो बताओ। तो सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर लो। 14 + 4 + 35.5 टोटल हो गया 53.5। तो परसेंटेज नाइट्रोजन निकालना है आपको। तो कैसे निकालोगे परसेंटेज नाइट्रोजन? नाइट्रोजन है 14 आउट ऑफ 53.5, ये लो मैथ्स है, हो गया आपका आंसर। अब प्लीज सॉल्व मत करवाना मेरे से, ठीक है ना? आपसे सॉल्व नहीं हो रहा है तो छोटे भाई बहन जो 3rd 4th 5th वाले हैं ना, उनको बैठा लो, वो सॉल्व कर देंगे। इतना तो क्लियर हो गया।
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग परसेंटेज का। मैंने कहा सिंपल सिंपल एग्जांपल, मैंने आपको लिखा C6H12O6, C6H12O6 में परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट, लैंग्वेज बदल दी मैंने क्वेश्चन की, मतलब कार्बन का परसेंटेज, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सब का परसेंटेज बताओ, ये है इसका मीनिंग। रिपीट कर रहा हूं, C6H12O6 किसको बोलते हैं? जिनको नाम नहीं पता उनको नाम बोल देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट नाम है ग्लूकोज। जिनको नाम नहीं पता उनको नाम बोल देता हूं, काफी इंपॉर्टेंट नेम है ग्लूकोज। तो ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ ऑल एलिमेंट्स आपको बताना है, सारे एलिमेंट्स का जो परसेंटेज है वो आपको बताना है, हाँ या ना? तो टाइम पास है। सबसे पहले उसका मास निकाल लो, तो मॉलिक्यूलर मास में डायरेक्ट लिख रहा हूं 180 आएगा। परसेंटेज कार्बन, टोटल कितने कार्बन है? 6, तो 12 मल्टीप्लाई बाय 6 72 आउट ऑफ, ये मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया। ऐसे आप बाकी का भी कर लेना, चेक करो समझ में आया कि नहीं आया। तो आंसर है 40% कार्बन। अगर मैं बोलूं तो 40% कार्बन। मनीषा पटेल ने सबसे पहले आंसर दिया है, एकदम करेक्ट आंसर है बेटा। बाकी लोग अलर्ट मोड में बैठो, स्पीड मेंटेन करनी है, बिकॉज ये एबीसीडी है, मजबूरी है कि हमें पढ़ना है। बोर्ड लेवल में, एनसीईआरटी में आप में से कई बच्चे कहेंगे सर बुक का तो कुछ कराया ही नहीं, सीधा पता नहीं कहां चले गए। बट हमारा पहला एग्जाम्पल भी बुक के एग्जाम्पल का लास्ट एग्जाम्पल हमारा पहला एग्जाम्पल है। इतना बड़ा एग्जाम्पल बुक में लास्ट में दे रखा होगा, वहां तो छोटे छोटे लिखे होते हैं, मिथेन में कार्बन का परसेंटेज, पानी में हाइड्रोजन का परसेंटेज, 11th में भी, ठीक है ना। चलो और देखते हैं अपन लोग। अब चेंज करता हूं क्वेश्चन, थोड़ा ट्विस्ट करता हूं। Na2SO4 .10H2O में देखना, थोड़ा ट्विस्ट किया। अब हम आते हैं कंपटीशन पे। तो ये क्वेश्चन दे रहा हूं Na2SO4 .10H2, उसमें परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है, ये क्वेश्चन है। परसेंटेज वाटर कितना है, ये क्वेश्चन है। चलो सोचो, बताऊंगा, आप सोचो 1 मिनट। एक और एग्जांपल दे रहा हूं, चैलेंज के साथ क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, ट्रायंगल जैसा होता है ना, वो गर्म का साइन होता है हीट करने का। सोडियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो बताओ कितना परसेंट गैस वहां से छू, मतलब एस्केप हो जाती है। ये अगला क्वेश्चन है, चैलेंजिंग क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, करके दिखाओ। 3 क्वेश्चन दूंगा, 3 में से अगर आप तीनों सही कर दोगे तो आईआईटी की रैंक आपको देखनी है, केवल सिलेक्शन की बात नहीं करना कि क्या रैंक में निकलूंगा। बट अगर आप 2 भी सही कर देते हो ना तो बहुत है, 2 भी सही कर दोगे तो अच्छा है। हीट किया तो बताओ रेसिड्यू, परसेंटेज रेसिड्यू क्या है, ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार आए हुए हैं, अक्ल लगाओ, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
चेक करो कितना किया आपने, कितना नहीं किया। चैलेंज के साथ था क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है। कौन कितना जोश में है देखते हैं। खुद सेल्फ एनालिसिस करो फर्स्ट डे कि आप आईआईटी के मटेरियल कितने अच्छे हो, कि अभी और कितनी अच्छी प्रिपरेशन आपको करनी है। मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, तो टेंशन मत लो। चलो यहां पर कितना % वाटर है, तो आंसर है 14 ऑक्सीजन है ना। आगे का काम तो कर लोगे। आगे का काम क्या है, टोटल मास निकाल लो। अभी पहले निकाला था, आई थिंक 342 था, आज ही करवाया था मैंने। उसमें से ऑक्सीजन का मास काम हो जाएगा। पानी कितना है, तो 10 वाटर है, 180। पहला क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, फिर भी मैं सॉल्व करके दिखा दूं। तो आंसर है इसका 342। सपोज इसका आंसर 342 है, मे बी रॉन्ग, बट जहां तक मुझे पता है तो 14 मल्टीप्लाई बाय 16 डिवाइड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 100। नीचे वाले में 180 डिवाइड बाय 342 मल्टीप्लाई बाय 100। आंसर्स आ गए, चेक कर लेना आपका आंसर क्या है। भैया मैंने हाइड्रोजन तो कहीं पूछा ही नहीं। कौन जोशीला बच्चा है कि जो हाइड्रोजन भी निकाल रहा है, और हाइड्रोजन का इतना % तो कभी सपने में भी नहीं आएगा। राज पारेख, थोड़ा भाई अक्ल लगाओ, ऐसे कुछ भी नहीं। आप अपने यहां पर जो ये नाला है ना, मतलब म्युनिसिपैलिटी वाले नाले, उनको गंगा नदी मत बोलो, इतना गलत मत बोलो यार। चलो देखो, यहां पर हम बात करते हैं सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलेगी। अच्छा 322 था ये आंसर, ठीक है, कोई बात नहीं, कंसेप्ट आपको आना चाहिए। 322 मैंने कैलकुलेट नहीं किया था, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो 322 कंसेप्ट आपका आ गया, दैट्स ऑल, मैटर क्लोज। परसेंटेज वाटर कितना है, परसेंटेज ऑक्सीजन कितना है, दोनों आपके सामने है, कैलकुलेट कर लो, ठीक है ना। अब यहां पर है इसमें से क्या निकलेगा, तो आई थिंक कोई भी बच्चा उछल के बोलेगा सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर जो गैस निकलती है, आंसर है, बच्चे क्या आंसर लिखता है, Na2O + CO2। सही है ना, CO2 गैस निकाल देंगे, क्योंकि आपने अच्छी तरह से पढ़ा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट का एग्जाम्पल बहुत बार पढ़ा होता है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो CO2 गैस निकलती है। सेम बात आपने यहां लगा दी, बिल्कुल गलत बात है, नो गैस। कंसेप्ट बहुत बार एग्जाम्स में आया है, सेम क्वेश्चन पूछता है, बताओ कितना % ऑक्सीजन गैस निकली, आंसर है 0%। क्योंकि बच्चा ट्रिकी, टफ नहीं है, ट्रिकी है। अगर ऐसा निकल रहा है तो छोटा बच्चा भी कैलकुलेशन कर लेगा परसेंटेज की। फिर आईआईटी के एडवांस के पेपर में या नेट में आ रहा है ये क्वेश्चन, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि वो आपसे मस्खरी कर रहे हैं, तो कुछ तो लॉजिक होगा पेपर में। तो ये ट्रिकी क्वेश्चन है, ठीक है ना। बच्चा जोश में क्या ध्यान नहीं देता और डूब जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कोई गैस नहीं निकलता, याद रखना अच्छी तरह से, ठीक है ना। जब एक बच्चा मनीषा पटेल पूछ रही है कि कौन सी क्या प्रोडक्ट क्या बनेंगे, भैया रिएक्शन ही नहीं हो रही तो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। नो रिएक्शन नो प्रोडक्ट। अमर आदमी है, अमर है। जब तक सुपर हीटिंग गजब, तो आप नॉर्मल कंडीशन में इसमें से कुछ नहीं होगा, एज इट इज रहेगा। चलो अगला है Ag2CO3 को गर्म करेंगे तो क्या रेसिड्यू बनेगा, मतलब जो रेसिड्यू है, तो आपको रिएक्शन आनी चाहिए। अब एक चीज समझ में आई होगी आपको, अगर हम बात करें तो एक कंक्लूजन निकला कि आंसर निकालना, परसेंटेज निकालना, मतलब मस्ती कर रहे हैं हम 11th में या आईआईटी लेवल की तैयारी करके, क्योंकि ये काम तो छोटे बच्चे भी कर लेंगे, ये काम तो 6th वाला बच्चा भी करेगा, तो आप क्या यहां पर घास छील रहे हो, सीधा सा है ना। तो इसका मतलब आपको यहां पर नहीं देखना है, आपको ट्रिक्स पे जाना है कि भैया क्या लोचा है, ये क्वेश्चन डाला है, इसका मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है क्वेश्चन में। ये बात आपके लिए मैटर करती है। मैटर ये नहीं करता कि हाँ सर मेरे को परसेंटेज निकालना आ गया,
घर पे पापा मम्मी को बोलोगे आज सर ने परसेंटेज निकालना सिखाया, बाजू में 6 वाला बच्चा आपका छोटा भाई बैठा होगा, वो कहेगा ये तो हमें पहले ही आता था, आपने क्यों 50,000 फीस भरी है, मैं तो 5,000 में ही सीख गया था ये काम। समझ में आ गया? तो लॉजिक पे ध्यान दो। ABCD खत्म हो गई, बचपन के दिन खत्म हो चुके आपके, काम के टॉपिक पर आओ। Ag2CO3 को गर्म करने पर रेसिड्यू क्या बनेगा? तो मैं अब हटाता हूं इसको जब गर्म करते हैं ना तो इसमें से Ag2O प्लस CO2 बनती है, ध्यान रखना। लेकिन अब फिर ट्रिक चालू हो जाती है। अगर मान लो मैं ज्यादा गर्म कर रहा हूं, मतलब स्ट्रॉन्ग हीट कर दिया मैंने, ट्रायंगल देखो, गर्म करने का होता है, हीट करने का ट्रायंगल है, तो बड़ा ट्रायंगल मींस स्ट्रॉन्ग हीट किया, तो आंसर Ag ही बनेगा। ये है आपका मतलब, ये आगे गर्म करने पर इसमें बदल जाता है। तो मैं यहां रिएक्शन लिख दूं, Ag2CO3 हीट किया तो Ag2O प्लस CO2 में बदलेगा। Ag2CO3 को स्ट्रॉन्ग हीट किया, Ag2CO3 को स्ट्रॉन्ग हीट किया तो Ag बनेगा, साथ में CO2 और O2 बनेगी। Ag बनेगा, साथ में CO2 और O2 बनेगा। कंसेप्ट ये है। इट मीन्स ये ऐसे भी आ जाता है गरम करके। तो कम गरम कर रहे हो कि ज्यादा गरम कर रहे हो? स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज पे ध्यान देना। क्वेश्चन में आंसर कोई भी बच्चा निकाल देगा। मुझे नहीं लगता कि आपको आंसर मेरे को परसेंटेज वाला समझाना है। फिर भी लगता है कि सर कितना परसेंटेज क्या है, तो बोल दो, मैं समझा दूंगा। रेसिड्यू का मतलब जो सॉलिड वहां बचता है ना, उसको बोलते हैं रेसिड्यू। ये रेसिड्यू है, ये रेसिड्यू है। गैस तो ऐसे निकलती है, ध्यान रखना, ये कॉमन लैंग्वेज होती है। रेसिड्यू नीचे की तरफ सॉलिड होता है तो उसको ऐसे करते हैं हम लोग। आया समझ में? कई बार क्वेश्चन दिया गया है IIT के पेपर में और केवल बच्चा डूबा है हीटिंग और स्ट्रॉन्ग हीटिंग वर्ड पे। जल्दीबाजी में उसने देखा नहीं, उसने स्ट्रॉन्ग हीटिंग ध्यान दिया नहीं, वो ये निकाल के आ गया। उसने जल्दीबाजी में हीटिंग पढ़ लिया स्ट्रॉन्ग की जगह, आंसर आना था ये लिखा है, वो गड़बड़ हो गया। एक और बात, Li2CO3 Na2CO3 कंसेप्ट लिख रहा हूं मैं। ये पहली लाइन जो है ना आपके फर्स्ट सीरीज, उसके कार्बोनेट से, फर्स्ट लाइन जो आपको दे रखी होती है उसके कार्बोनेट्स की बात हो रही है बच्चों। तो जब इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा? बहुत अच्छा कंसेप्ट है और आपको चैलेंज दे रहा हूं। नेक्स्ट 1-2 लेक्चर के बाद अगेन मैं यही क्वेश्चन पूछूंगा आपसे और फिर बहस पानी में जाएगी आपकी, गारंटी के साथ। 8 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स गलत करेंगे उस टाइम भी। इतना भयंकर, आपको पता है क्वेश्चन यहीं से आएगा। मतलब ये कार्बोनेट का, सोडियम पोटेशियम का ही आएगा क्वेश्चन। चैलेंज के साथ बोल रहा हूं, 80% से ज्यादा बच्चा फिर आंसर गलत करेगा। यही फर्क होता है एकेडमिक और कंपटीशन में। IIT वाले एक ही क्वेश्चन को 10 बार लैंग्वेज बदल बदल के पूछ लेते हैं। बच्चे को लगता है हर बार नया क्वेश्चन है, मैं कहां फंस गया यहां पर आके। उसको लगता है आंसर सिंपल है, पता चला कि यार लैंग्वेज पे ध्यान नहीं दिया। देखते हैं अपन, पहले इस बात को देखो। जब इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? तो Li2O प्लस CO2 बनेगा। लेकिन जब इनको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जब इनको गर्म करेंगे तो क्या होएगा? तो इनको गर्म करने पर आंसर है नो रिएक्शन, मतलब नो गैस, कुछ नहीं निकलेगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। किसी को भी ले लो, मतलब पहली लाइन में केवल लिथियम कार्बोनेट है जो तारारा करेगा, अदरवाइज बाकी सब न्यूट्रल है। इट्स क्लियर? किसी को जरा भी डाउट हो, ये 2 कंसेप्ट सुपर इंपॉर्टेंट है। IIT लेवल आपको दुखी करेंगे। स्कूल में भी क्वेश्चन बन जाता है, कई बार अच्छा टीचर बना देता है, अदरवाइज कंपटीशन में तो आता ही है। 2 एग्जाम्पल भी चेंज नहीं होंगे। ये नहीं कि ऐसा होगा सिल्वर की जगह कॉपर नहीं आएगा। सिल्वर कार्बोनेट लिखा है मतलब सिल्वर कार्बोनेट ही आएगा। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट लिखा है मतलब वो ही आएगा, बाकी और कुछ
नहीं आएगा। इतना आपको चैलेंज दे रहा हूं। इट मीन्स मेरी क्लास में आपको एक फायदा ये होता है कि आपको पता है कि एग्जाम्पल भी फिक्स है कि सर ने बोल दिया ये एग्जाम्पल आएंगे। इट मीन्स वो ही आने वाले हैं, ऊट पटांग नहीं आने वाला है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखना। मैं आपको अगर मान लो टिक करके दूं कि ये 50 क्वेश्चन है तो डेफिनेटली 15-20 क्वेश्चन तो एज इट इज सेम लैंग्वेज के साथ टपक जाना एग्जाम में। क्लियर हुआ आपको? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग। इधर का मिटा रहा हूं, ये तो सॉल्व तो कर लोगे। सॉल्व किसी को अभी भी परसेंटेज निकाल के बताना है तो बोल दो, निकाल दूंगा। अदरवाइज मुझे तो वो टुच्चा लग रहा है कि वो बच्चों वाली कैलकुलेशन अगर हम करेंगे तो डेफिनेटली हम अपना एडवांस का मटेरियल नहीं तैयार कर पाएंगे। हम लोग अपना ये वाला पोर्शन नहीं कर पाएंगे। फिर भी अपने रिव्यूज दे दो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके हिसाब से मैं आगे चलता हूं और आगे की बात चालू करते हैं। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, नोट कर लो जब तक। ये पता नहीं कौन कहां से पहुंच गया, मनीषा पटेल। वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस सिंगल स्टेप है और मल्टी स्टेप है, तो आंसर है मल्टी स्टेप होता है। अब स्टेप्स नहीं बताऊंगा, कई सारे स्टेप्स होते हैं, वो यहाँ का है ही नहीं, आउट ऑफ ट्रैक हो गए हम लोग। हाइड्रोजन ऑक्सीजन बच्चों वाला स्टाइल हम कर देते हैं, बट हमेशा इलेक्ट्रोलिसिस में बचपन से सब बच्चों ने पढ़ा हुआ है, पहले आयंस बनते हैं, आयंस अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, कैथोड और एनोड की तरफ, फिर वहां पर इलेक्ट्रॉन लेते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रॉन लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन देते हैं। उसके बाद वहां पर जो भी डिस्चार्ज होना है या जो भी बनना है वो बनता है। क्लियर है? ये बच्चों वाला इलेक्ट्रोलिसिस का डेफिनेशन है, बुढ़ापे में भी यही डेफिनेशन आपका चलता है, तो उस चीज का टेंशन मत लो। अब इस डेफिनेशन में ही बेटा बात क्लियर हो गई कि मल्टी स्टेप रिएक्शन है। सिंगल स्टेप में तो ही ना इतना सारा तामझाम लेके बैठा है, तो एक स्टेप में तो होने से रहा। आज का लास्ट क्वेश्चन, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा जब इसको गर्म करते हैं तो बताओ परसेंटेज लॉस क्या होगा? चैलेंजिंग क्वेश्चन है आपके लिए। कोई इस क्वेश्चन का आंसर दे दो, पता चल जाएगा। वैसे मेरे को पता था वो 3 में से पहला ही एक क्वेश्चन सही हुआ होगा, बाकी के 2 क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे। ठीक है ना? तो अब यहां पर हम बात कर रहे हैं, तो इसमें परसेंटेज लॉस क्या होगा वॉशिंग सोडे में? जब तक मैं मनीषा पटेल ने लिखा है कि नो सर, बिकॉज आई वॉज फाइंडिंग द रीजन दैट वाई सल्फ्यूरिक एसिड इज पुट इनटू इट। सल्फ्यूरिक एसिड पुट इनटू इट मींस सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जब बनाते हैं, डाइल्यूट करते हैं तो पानी डाल के करते हैं, मतलब पानी में सल्फ्यूरिक एसिड डालते हैं, वो कारण कुछ और है। वो बहुत आउट ऑफ ट्रैक हो जाएंगे हम बाद में, जब आता है ना, जब मैं पढ़ाऊंगा उस बात को, पढ़ेंगे, ये बात भी पढ़ेंगे, कॉमन क्वेश्चन है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए नहीं है। देखते हैं। शाबाश मेरे होनहार बच्चों, मेरे को यही उम्मीद थी आप लोगों से। आंसर क्या खटाखट आ रहा है, 0.0000%। ये भाई आपका आंसर है, भाई और बहन जो भी है, ये तुम लोगों का आंसर है या तुम्हारा स्कोर है? ये तो बता दो मेरे को। देखा देखा देखा, सारे फेल हो रहे हैं, एक तो पास हो जाओ। देखो Na2SO3 Na2CO3 डॉट, सॉरी, वॉशिंग सोडा होता है ये है आपका वॉशिंग सोडा। क्लियर? इस वॉशिंग सोडे को गर्म करते हैं। देखो आप कहां पर फंसे हो, ये अंतर है एकेडमिक और कंपटीशन में। मैं मजे मजे में पढ़ा रहा हूं, आपको फील भी नहीं हो रहा और आपको बेवकूफ बना रहा हूं। कैसे? आपने सबने इस क्वेश्चन का आंसर दिया है गलत। देखते हैं। Na2CO3 को जब गर्म करते हैं तो 9 वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, तो इतना लॉस हुआ। पानी कितना लॉस हुआ? टोटल इसका मास निकाल लो, पानी के 9 मॉलिक्यूल्स का लॉस कर दो। ये है क्वेश्चन। शांति, अभी भागो मत, ध्यान दो, इधर काम का टॉपिक चल रहा है। यहां पर अगर इसको और गर्म करते हैं तो क्या होगा?
एक साथ पूरा का पूरा पानी नहीं निकला है। अगला स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसका मतलब पहले स्टेप की हीटिंग होती है तो वो सिंपल हीटिंग होती है, लेकिन अगर हम डबल स्टेप पे आ जाएं यहां से यहां तो ये अपने आप ऑटोमेटिक स्ट्रॉन्ग हीटिंग हो गई। तो लैंग्वेज पे जाना, क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। तो वॉशिंग सोडे को गर्म करते हैं तो बताओ कितना परसेंटेज वाटर लॉस होगा। लैंग्वेज बदल दी मैंने, पहले मैंने लॉस लिखा, अब आप फंस गए मेरे चक्कर में। अब मैंने चेंज कर दिया, अब मैंने कहा कितना परसेंट लॉस ऑफ वाटर होगा। स्ट्रॉन्ग हीट किया तो वाटर का लॉस कितना हो रहा है, 10 वाटर निकालना, कहीं एक पानी का आंसर निकाल के आ जाओ। 10 वाटर मॉलिक्यूल के हिसाब से आपको आंसर लाना है। क्लियर हो गया। और अगर क्वेश्चन है बताओ इसको और गर्म किया तो नो रिएक्शन, नो गैस, कुछ नहीं होगा। ये हम पढ़ चुके हैं। अब आपने बेवकूफ़ी कहा कि आप आज तक किसी को वॉशिंग सोडा मानते आए हो, इसलिए आप मेरे जाल में फंस गए, है कि नहीं। नहीं तो यहां तो कितना, जो घर पे पत्ता गोभी बनती है ना, पत्ते की सब्जी, ऐसे लेयर्स चेंज हुई है। इसमें मैं अभी तो 10 क्वेश्चन बना देता हूं। क्वेश्चन क्या है, परसेंटेज लॉस, परसेंटेज लॉस ऑफ वाटर, टोटल परसेंटेज लॉस। कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, टोटल या परसेंटेज लॉस ऑफ गैस, आंसर चेंज हो जाएंगे। परसेंटेज लॉस ऑफ गैस। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस आपके बनते हैं, हाँ या ना, बोलो। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके इसमें से निकल जाएंगे। मतलब मर्जी हो जितनी लैंग्वेज बदल सकते हैं एग्जाम में। एक ही क्वेश्चन है वॉशिंग सोडा, मैं इसको 10 बार अलग अलग क्वेश्चन बना के आपको दूंगा। 10 बार में से आप फिर 5 बार तो फंस ही जाओगे, अगली बार भी ध्यान रखना। किसी को कुछ भी प्रॉब्लम है सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने में मैं एनर्जी नहीं लगाना चाह रहा हूं, किसी को सॉल्व करवाना है तो मैं कर दूं, बट सॉल्व तो कोई भी बच्चा कर लेगा। कंसेप्ट पे आपको ध्यान देना है। क्लास खत्म होने जा रही है तो आप अपना जो भी रिव्यू है कि सर सॉल्व कर दो, तो मैं कर देता हूं फटाफट। जो भी रिव्यू लिखना है लिख दो, जो बोलना है बोल दो। ये एक मेरा आज फर्स्ट लेक्चर एक तरह से प्रोफेशनली था। ये फर्स्ट लेक्चर था प्रोफेशनल। पिछली क्लास में हमने गेट टुगेदर किया था, वो भी ट्रिक्स तो खतरनाक थी। आप गूगल सर्च करके देखो, आपको वो ट्रिक मिलेगी नहीं। क्लियर, जो मैंने लास्ट टाइम शाम शाम वाली दी थी। अब ये वाली जो शाम शाम वाली ट्रिक तो फिर भी कहीं मिल जाएगी, बट वो डायरेक्ट आंसर निकालने वाला जो तरीका बताया था। फिर ये वाला जो तरीका है, तो यहां पर फर्स्ट लेक्चर में तो जो मेरी आदत होती है कि जनरली मैं सेटअप बना के छोड़ देता हूं कि भैया अब तुम चलो। और इफ यू आर IITian और NITian और मेडिकल स्टूडेंट, अगर आपको उस कैटेगरी की एंट्री लेनी है तो सीधा सा ऐसा हिंट दे दिया ना, अब हम कर लेंगे। अब कोई बच्चा कहे कि सर सॉल्व करके दिखाओ ना, तो आई एम सॉरी टू से वो 11th का ही स्टूडेंट है बस। NIT IIT मेडिकल की कैटेगरी में उसको नहीं जाना, मतलब मुश्किल पड़ेगा। आपको स्पून फीडिंग से बाहर निकलना पड़ेगा। ये मेरा रिव्यू है, मेरा एक्सपीरियंस है। आपकी सोच अलग हो सकती है, आप डिससेटिस्फाई हो सकते हो मेरी सोच से, बट अगर आपको IIT के गेट पे जाना है, IIT के अंदर जाना है, मेडिकल के अच्छे एंट्री लेनी है, तो आपको अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। NIT IIT और मेडिकल वाले अपनी सोच नहीं बदलेंगे। उनका लेवल फिक्स है कि अगर आप उस लेवल तक आ सकते हो तो भैया आ जाओ। आप इस लेवल पे आप सोचो कि भैया वो अपना लेवल कम कर ले, वो लेवल नहीं कम करने वाले हैं। तो आप ये मत सोचो कि मेरे को टफ पड़ रहा है, आप ये सोचो कि मैं यहां से वहां जाऊंगा धीरे धीरे करके, कुछ मेहनत करके, कुछ अपना पैटर्न बदल के, कुछ अपने पुराने ख्यालात, मतलब पुरानी सोच जो आज तक पढ़ते आए हो, उन सब को चेंज करके। कई बार बच्चे कहते हैं सर बहुत टफ लगता है, थोड़ा इजी पढ़ाओ ना। ठीक है, वैसे मेरी आदत है धीरे धीरे करके ही आपको माउंट एवरेस्ट पे ले जाता हूँ, सीधा हवा में नहीं पहुंचा देता। बट अब आप कहो कि सर इसको इजी क्यों नहीं करा देते हो, तो भाई उनका जो लेवल है वो अपने को मेंटेन करना होगा। तो आज जो मैंने कुछ ट्रिक्स दिए थे, ट्रिक्स नहीं कहेंगे, कुछ क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन थे, ट्रिक्स तो कुछ नहीं थे,
लॉजिक थे, आपको अक्ल लगानी है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी है। तो ऐसे ही हम लोग आगे चलेंगे। सेटअप बनाया, बेटा सॉल्व अब आप कर लो, मैंने आपको रास्ता पकड़ा दिया, आगे चलो। बट फिर भी अगर आपको अपनी तरफ से कोई सजेशन देना है कि सर नहीं इसके बजाय ऐसा करो तो बेटर रहेगा, तो मैं उस पर चलूँगा। मेन है बच्चों के अंदर तो मैं बाद में भी घुस जाऊँगा भूत बन के। पहले बच्चे मेरे फेवरेट तो हों, बच्चों को लगे कि हाँ सर मस्त पढ़ा रहे हैं, शैलेश सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तब मैं जो चाहूँगा वो आपसे करा लूँगा। अभी आप जो चाहते हो वो मेरे से करा लो। क्लियर? तो अपना स्टेटमेंट दे दो, अपना रिव्यू दे दो, जो कुछ भी है वो लिख दो उसमें आप, ठीक है ना, चैट में, तो मेरे को आइडिया लगेगा कि भाई किस तरह का है। बाकी मैंने आपको पहले भी चैलेंज दिया था, गूगल पे नाम डाल के भी देखोगे तो आपको काफ़ी लिस्ट मिल जाएगी, मेरे रिजल्ट्स की भी लिस्ट मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। अगला जो बात है आपका कि आप चैनल को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, बिकॉज अभी जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अभी तो क्या पानी के एक बाहर आए हैं, नदी में तो उतरना बाकी है। तो जैसे जैसे अब नदी में उतरेंगे, अभी तो क्या डर लग रहा होगा आपको, ठंडा पानी है, लेकिन एक बार पानी में कूदने के बाद मजा आता, फिर निकलने का मन नहीं करता। तो 2-4 लेक्चर के बाद जब आपको पता चलेगा यार 30% IIT में बनाना ही बहुत टेढ़ा है, वो आपको अभी समझ में आएगा। जैसे आपको समझाया आज 4-5 एग्जाम्पल जो भी दिए, अगर उनका स्कोरिंग आप ईमानदारी से करो, बोर्ड में आप 90% हो, बट मेरे आज के एग्जाम को ये एग्जाम की तरह ले लो, तो आप सबको पता है कि आप कोई भी 20% क्रॉस नहीं कर पाए, है कि नहीं। यही डिफरेंस अपने को खत्म करना है बच्चों। इंसल्ट नहीं करनी है किसी की, कि मैं नहीं चाह रहा हूं कोई इंसल्ट करूं या ये है, रियलिटी फैक्ट पे हम लोग चल रहे हैं। और ये एक सिंपल एग्जांपल्स में आप एवरी टाइम बेवकूफ बने, स्क्रीन पे दिख भी रहा था, ऑलमोस्ट सब ने जब किया तो सब बेवकूफ बने थे। 4 क्वेश्चन से 4 में से 1 क्वेश्चन आपसे हुआ हद मार के, 3 क्वेश्चन गलत हुए, परसेंटेज स्कोर कितना हुआ 25%, मतलब मेरा 30% भी आप क्रॉक नहीं कर पाए। अंतर समझ में आया आपको? नेक्स्ट टाइम हम एक बार बेवकूफ बनाऊंगा आपको, ऐसे ही आप कहोगे सर पता ही नहीं चलता आप बेवकूफ कैसे बना जाते हो, अब मैं फिर मैं समझाऊंगा जब आपका मन करेगा दीवार पे सर फोड़ो। क्लियर? चलो आज की क्लास खत्म करते हैं। फ्रेंड्स को और इन सबको आप शेयर कर देना, लिंक्स वगैरह जो कुछ भी शेयर करना है, और अपने रिव्यूज जरूर लिख देना उस पर। गुड बाय।